आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट हालात वाक़ात सियासत और मौसम पर हमारी पहली नज़र। और मौसम की बात करें तो कश्मीर का मौसम कड़ाके की ठंड से इस वक्त लपेटा हुआ है। सुबह शाम कड़ाके की ठंड, रात को दर्जात मनफी के नीचे और मनफी के नीचे इस दर्जात के बीच में आवाम को बुनियादी सहूलियात की परेशानियों का सामना सबसे पहले बिजली मार रही है। बिजली आ नहीं रही है। मुख्तलिफ इलाकों के लोग लगातार हमें बता रहे हैं कि बिजली आ रही है, लेकिन वो बिजली जिसमें कहीं वोल्टेज होती है, करंट होती है, वो दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। और इस बिजली की मार की वजह से इलाकों में, शहरों में, गाँवों में, देहातों में हर जगह से हाहाकार मची हुई है। बिजली अपनी जगह पे, लेकिन बिजली के ट्रांसफार्मर भी लगातार जलते ही जा रहे हैं। और जिस जगह का एक बार बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया, वहां दोबारा वापस रीइंस्टॉल करने में हफ्ते लग जाते हैं। ये बिजली की मार, वो बिजली जिसके बारे में आम कश्मीरी का, आम लोगों की राय यही है कि हमारे पास बिजली बनाने के वसाइल बहुत हैं, और बिजली बनाने के वसाइल होने के बावजूद भी चिराग तले अंधेरा है। बारामूला के लोग, उड़ी बारामूला के लोग, जहां जम्मू कश्मीर का पहला पावर हाउस बना था, वहां के लोग भी बिजली की मार से जूझ रहे हैं। और बांडीपोरा के लोग भी, नया पावर हाउस तो बना है लेकिन बांडीपोरा में भी बिजली नहीं है। कंगन गांधरबल का पावर हाउस बहुत पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले खराब हुआ है, आज तक रिपेयर नहीं किया गया है। और यहाँ यूं भी कहा जाता है कि पुराने वक्तों में जब यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, तब कभी जनरेटर चला के बिजली की क्राइसिस को दूर किया जाता था, कभी नॉर्दर्न ग्रिड की मिन्नत समाज करके इजाफी बिजली ली जाती थी। लेकिन इन दिनों यूटी बनी हुई है, दिल्ली के बराह रास्त कंट्रोल में है, लेकिन दिल्ली से कुछ भी आ रहा है तो वो अलग बात, लेकिन बिजली नहीं आ रही है। और इस वक्त इंतजामिया से यही पूछा और बताया जा रहा है कि आखिर इन हालात में जब बिजली मुहैया नहीं की जा सकती है तो फिर क्या अवाम का भला हो सकता है। वो अलग बात है कि नहरों, बयानों और जमीनी सतह पे जब इलेक्शन की बात आती है तो हर जगह कहा जाता है कि 24 घंटे बिजली फराहम की जाएगी। पिछली बार भी सरकारें यही बता रही थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से लेके पिछली बार जो भी इक़्तिदार में थे सब यही बता रहे थे। और आज भी वही पुराना नारा, यानी बिजली 24 घंटे फराहम कराई जाएगी, लेकिन कब कराई जाएगी ये सवाल। और अब इंतखाबात की बात भी। इंतखाबात में आपको याद होगा डीडीसी के इंतखाबात, और इन्हीं इंतखाबात में साउथ से लेके नॉर्थ तक, जम्मू से लेके श्रीनगर तक, और यूं कह सकते हैं कि लखनपुर से लेके लारकीपोरा तक, हर तरफ इस वक्त डीडीसी इंतखाबात का चर्चा हो रहा है। हर जगह पे मीटिंग्स का सिलसिला हो रहा है। साउथ कश्मीर में हमने परसों देखा, इंतखाबात के दौरान अच्छी खासी तादाद बाद, बड़ी मुद्दत बाद पोलिंग बूथों पर देखने को मिली। नॉर्थ कश्मीर हस्बे रिवायत अच्छी खासी पोलिंग की कर चुका है पिछले इंतखाबात पहले फेज में, और साउथ कश्मीर के पुलवामा में परसेंटेज कम देखी, लेकिन यही माना जा रहा है कि जहां परसेंटेज कम होगी वहां कोई भी सामने आ सकता है। और साउथ से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक इन इंतखाबात के दौरान अब दूसरा फेज कल शुरू होने जा रहा है, और इन्हीं इंतखाबात के दूसरे फेज के लिए सरकारी सतह पे तैयारियां भी हो रही हैं। सिक्योरिटी के एडिशनल फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, और जो इलेक्शन मटेरियल है वो मुतलका जगहों तक पहुंचाया भी जा रहा है। इलेक्शन ड्यूटी पर जाने वाला अमला भी तैयार है, और आज कई जगहों पे इलेक्शन अमला पहुंच रहा था, भेजा जा रहा था। सिचुएशन यूं कहें तो गहमा गहमी जैसी थी। जिला दफातर से लेके तहसील और ब्लॉक सतह की लेवल तक भी इंतजामिया मुतहरिक थी। पुलवामा में भी यही सूरत थी, और काजीगुंड से लेके कुलगाम तक यही सूरत थी। कुलनगाम की भी यही सूरत थी, और अवंतीपोरा में भी पुलिस का कहना था कि इंतजामात पूरी तरह से किए जा चुके हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस मुतहरिक हैं। जो कि पहली तारीख 1 दिसंबर को होना है, उसमें हमारा इलेक्शन है डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी त्राल के रिलेटेड, और 4 तारीख को डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी आरिपल में इलेक्शन होना है। इन दोनों डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेके पूरे इंतजाम सिक्योरिटी के फाइनल शेप उनका हो गया है। किसका क्या रोल है, किसको कहाँ रहना है, किसकी क्या ड्यूटी है, ये सब फाइनल शेप इसकी हो गई है। एंड इनका डिप्लॉयमेंट ऑर्डर भी इशू हो गया है, और इसके रिलेटेड जहाँ जहाँ मीटिंगें होनी थी वो हो गई, जिन भी सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान से मीटिंग होनी वो हो गई। तो आई थिंक वी आर इन अ पोजिशन टू हैव फेयर एंड इंसिडेंट फ्री इलेक्शंस दीज टू फर्स्ट। साउथ कश्मीर में इंतजामात की तैयारी तो नॉर्थ कश्मीर में भी यही सूरत। बारामूला से लेकर बांडीपोरा तक इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए कहीं मीटिंग्स हो रही थी, कहीं इंतजामिया
सर जोड़ के हालात पर नजर रखे हुए थी और बांडीपोरा में इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर उवैस अहमद भी पूरी तरह से मुतहरिक थे। जगह जगह जा रहे थे, मुआयना कर रहे थे। इंतखाबी मराकज से लेके पोलिंग अमले को दी जा रही सहूलियात का जायजा लिया जा रहा था और बांडीपोरा के ऊपरी इलाकों में, यूं कहें तो गुरेज के इलाकों में अगरचे पोलिंग पहले हो चुकी है, लेकिन निचले इलाकों के कुछ हिस्सों में कल पोलिंग होने जा रही है। यही हाल बारामूला का था, कुपवारा की भी यही सूरत हाल है और कुपवारा से लेके यूं कह सकते हैं खन्नाबल से लेके खादिनियार तक हर तरफ बात चर्चा इंतखाबात की है। और इन्हीं इंतखाबात में नाज़रीन को याद होगा सियासी जमातें इल्जाम लगा रही है, बीजेपी भी इल्जाम लगा रही है। बीजेपी लगा रही है गुपकार अलायंस पर, और गुपकार अलायंस को जहां बीजेपी नया नाम भी दे चुकी है वहां ये भी कह रही है, बीजेपी का हर छोटा बड़ा यही बता रहा है कि गुपकार अलायंस जम्मू कश्मीर की तरक्की में रोड़े अटका रही है, तरक्की नहीं होने दे रही है। और दफा 370-35 के हवाले से बीजेपी का मौकफ साफ है, गया तो गया, अब वापस नहीं आ सकता है। और गुपकार अलायंस वाले भी जवाबी इल्जामात देते हुए कहीं हिंदुत्व की बात करते हैं तो कहीं ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे इल्जामात दूसरे भी लगाए जाते हैं, उनके नुमाइंदों को, उनके एजेंटों को बाहर निकलने की इल्जामात लगाए रहे हैं कि बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, कैंपेनिंग करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कल बाद दोपहर महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए। दिल्ली में बीजेपी पर भी सवाल उठाए और कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठाते हुए बताया गया कि उनको हराने की कोशिश की है। कल ज़बरदस्त इंकशाफ महबूबा मुफ्ती ने यह भी किया कि कोशिश की जा रही है कि उनकी जमात पर पाबंदी आयद की जाए। महबूबा मुफ्ती की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक और उसके बाद बाकी मुद्दे पर चलेंगे। जो सबसे बड़ा हथियार है इनके पास UAPA बन गया है। जो मुसलमान हैं उनको पाकिस्तानी कहते हैं, जो सरदार हैं उनको खालिस्तानी कहते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं उनको अर्बन नक्सल्स कहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह के एंटी नेशनल्स कहा जाता है। जब औरतें निकलती हैं कोई प्रोटेस्ट करने के लिए तो उनको भी एंटी नेशनल कहा जाता है कि भाई इनको पाकिस्तान से संदेशा आया हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि अगर सब लोग एंटी नेशनल हैं, टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, कश्मीरी टेररिस्ट हैं, मुसलमान पाकिस्तानी हैं, सरदार खालिस्तानी हैं, तो इस मुल्क में हिंदुस्तानी कौन है? श्रीनगर में कल महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे साथी सईद तजम्मुल भी इस सारे मामले पर नजर रखे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त सईद तजम्मुल बराह रास्त मौजूद हैं। तजम्मुल, जानना चाहूंगा, सवालात बहुत से हैं, हालात और वाक़ात पर नजर आपकी है। एक सवाल जो जरूरी जानना चाहूंगा, कल महबूबा मुफ्ती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्हें एक जबरदस्त इंकिशाफ ये भी किया कि मरकजी सरकार उनकी जमात पर पाबंदी आयद करने का मन बना रही है, क्या वाकई में ऐसा कुछ है? देखिए, जब आप जम्मू कश्मीर मेन स्ट्रीम पार्टियों की बात करते हैं तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो दाग बेल है वो साबिक होम मिनिस्टर मुल्क के जो रह चुके हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उस वक्त किन हालात में और क्या सोच लेकर चली थी। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनी तब तक शायद सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सरकार गिरने के बाद इंकशाफात अब मतवक्को है और इसमें कोई हैरान कुन कोई मामला नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कल जिस तरह से इंकशाफ किया कि अगर उनके खिलाफ कोई भी केस उनको बनता है, वो फाइलें किसी भी दफ्तर में देखें वहाँ कुछ नहीं मिलना है जब करप्शन की हम बात करते हैं। ताहम सियासी इस्तेकाम की जब उन्होंने बात की कि शायद मरकज़ उन्हें देशद्रोही के साथ साथ उनकी पार्टी को भी शायद पाबंदी लगा सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तैनाती के बाद पॉलिटिकल गवर्नर की तैनाती शायद इस बात का इशारा था कि जम्मू कश्मीर में इन रीजनल पार्टीज़ और मेन स्ट्रीम पार्टियों को बचाने के लिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट मिल सकता है, जिसका हमने खुद देखा कि कैंडिडेट्स वगैरह जो हैं वो अपनी चुनावी कैंपेन जो है चला रहे हैं। लेकिन मरकज़ में कुछ भी पॉसिबल है और जिस तरह से कहते हैं कि DDC चुनावों के बाद और इन ज़मीनी चुनावों के बाद शायद एक बार फिर होमवर्क और रिव्यू किया जाएगा कि किस पार्टी को किस बुनियाद पर पाबंदी की जा सकती है, किस लीडर को इनफरादी तौर पर जेल भेजा जा सकता है और उसके खिलाफ जो इल्ज़ामात होंगे उनका होमवर्क कौमी तहकीकाती ब्यूरो, NIA, क्राइम ब्रांच, CBI, जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरह से करेगी। लेकिन क्या पार्टी पर आगे इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, यह कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती को जिस तरह से जो माहौल इस वक्त दिख रहा है, हो सकता है कि ऐसे इक़दाम भी हमें देखने को मिल सकें।
तजमुल, कल महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, आप भी उस पर नज़र रखे हुए थे। महबूबा मुफ्ती ने पहला इल्ज़ाम यही लगाया कि उनके वर्कर्स को, उनके जो कैंडिडेट्स उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उन्हें कैंपेनिंग करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। दोस्त दबाव की महबूबा मुफ्ती ने बात की। क्या ज़मीनी हक़ाइक़ पे आपकी नज़र भी रहती है? बीजेपी इसका किस तरह से जवाब दे रही है? देखिए, इस ज़मीन में आज सुबह मेरा एक खुसूसी इंटरव्यू हुआ था विबोध गुप्ता से, जो कि जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज कश्मीर अमूरात के हैं। मैंने यही सवाल पूछा कि क्या नॉन बीजेपी पार्टियों को चुनावी कैंपेन चलाने की इजाज़त है, तो ऐसे माहौल में चुनाव को कैसे आप न्यूट्रल तरह से कर पाते हैं। हालांकि चुनावी कमिश्नर ने के शर्मा ने साफ कहा कि तमाम उम्मीदवारों को प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन जिस तरह से पीडीपी ने यह इल्ज़ाम आयद किए कि खासकर शोपियान, कुलगाम, त्राल, अवंतीपोरा और उसके आसपास के इलाकों में जो इस वक्त डीडीसी उम्मीदवार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अवाम के सामने हैं, उनके खिलाफ जो है फौज ने शिकंजा कसा है, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की किसी जगह इजाजत नहीं दी है। इसके जवाब में पुलिस कमिश्नर के मुताबिक जिन जगहों में ऑलरेडी जो प्रोटेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो पॉलिटिकल स्टालवार्ट्स हैं, उनके पास पीएसओज हैं, एस्कॉर्ट हैं, गाड़ियां हैं। जो नॉन प्रोटेक्टेड कैंडिडेट्स अब मैदान में, चूंकि आपको शफी पीरज़ादा भी खाक से उठे हैं, काफ़ी उम्मीदवार ऐसे हैं जो काफ़ी गैर मारूफ थे, इससे पहले इंतखाबात से पहले उनका कोई भी पॉलिटिकल फ्रेंचाइज नहीं था। लेकिन जब इन उम्मीदवारों की बात करते हैं तो कई जगहों पर इल्जामात आए हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम इंतखाबात को कवर करते आए हैं, जब एनसी कांग्रेस की सरकार होती थी, तो ये जो इल्ज़ाम था, ये एलिगेशन पीडीपी लगाता था। जब पीडीपी और बीजेपी सत्ता में थे तो उस वक्त इल्ज़ाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवार लगाते थे। लेकिन जब हमने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया, हमने वाकई देखा काफ़ी उम्मीदवार हैं जिनको सिक्योरिटी खदशात की वजह से उन्हें कहा गया कि वो अपने अपने घरों से ही चुनावी कैंपेन चलाएं, क्योंकि जब आप बाहर आएंगे तो आप कहीं ना कहीं जो है, जो दूसरा तबका जो हरीफ है, जो इस प्रोसेस के इलेक्टोरल प्रोसेस के खिलाफ है, हो सकता है कि वो कार्रवाई करें। लेकिन ग्राउंड लेवल पर मुझे लगा बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिन्हें ना ही विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, क्योंकि ना ही पीएसओज मिले, ना ही सिक्योरिटी मिली, ना उतना अच्छा इंतजाम मिला। लेकिन जितना कुछ उजलत में, जल्दी में जितने इंतखाबात मुकम्मल हो जाएं, मुझे लगता है कि मरकज़ की कोशिश ये रही। लेकिन उम्मीदवारों को भरपूर तरीके से हिफाजत मिले, प्रोटेक्शन मिले, चुनावी कैंपेन के दौरान वो लोगों के पास जा पाएं, उनके लिए वो वसाइल पैदा करने हैं जिससे चुनाव और डेमोक्रेसी की खूबसूरती जो है और भी उसमें चार चांद लगाए जा सकते थे। तजमुल, आपने एक बात की, न खुदा ही मिला न विसाल सनम, यह आपने सवाल किया और इसी हवाले से एपीआई खबर रसां इदारे ने आज एक बड़ी खबर भी की है। उसका कहना है कि बड़ी तादाद में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, ड्रग माफिया से जुड़े इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर की खासतौर पर उसने तज़किरा किया और नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाकों में लोगों ने तहरीरन जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनको शिकायतें दर्ज कराई हैं कि ये ड्रग माफिया के लोग जो हैं, जिन पे इल्ज़ामात हैं ड्रग माफिया के, या जो इख्वानी थे, जो क्रिमिनल्स थे, उनको फॉर्म्स को रिजेक्ट किया जाए। क्या वाकई में अरे गैर नतू खैरे और ड्रग माफिया वाले भी इन इंतखाबात में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो उनकी मंशा क्या है इन इंतखाबात में आने की? देखिए, इससे पहले कि आपके इस सवाल का जवाब दूं, मुझे ज़ाती मुशाहिदा हुआ। कल मैंने एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप से बात की जो कि रावलपुरा में बाई इलेक्शंस के दौरान वोट डाले जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछना चाहा कि आप इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हमने नहीं देखा आपको होते हुए। तो उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कुछ गैर मारूफ शख्सियात, कुछ गैर संजीदा लोग जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हुए, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो, उनका चुनावी दंगल में उतरने के क्या माने निकाले जा सकते हैं, एक तबका वो है। जिस तरह से आपने कम्युनल की बात की, जिस तरह से आपने जो ड्रग माफिया के साथ कई लोग गिरफ्तार भी हुए, वो उम्मीदवार जिनके खिलाफ इल्जामात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा केसेस में वो मतलूब हैं, मुझे लगता है कि ऐसे उम्मीदवारों की जो छानबीन है वो बाज़ाब्ता तौर पर चल रही है और पुलिस ने इस मामले में तहकीकात में सूरत लाई। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात कर रहा है और अगर ऐसे उम्मीदवार मैदान में आए हैं तो इसके दो माने हैं। एक ये, वो अपने आप को भी जमहूरी तर्ज अमल में डालना चाहते हैं बतौर उम्मीदवार, न कि वोटरान। दूसरा तबका यह कि जो लोग नए सिरे से सियासत में आना चाहते हैं उन्हें भी हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। लेकिन जिन अफराद के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, जिन अफराद के खिलाफ FIR दर्ज हैं, पुलिस इस मामले में मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से छानबीन कर सकती है। क्या इनके फॉर्म्स को रद्द किया जा सकता है या अवाम इन्हें खुद रद्द करेंगे? तजमुल, आपने पुलिस की बात की, बहुत से जगहों से लोगों ने शिकायतें की कि कहीं ना कहीं ये माफिया बड़ा माफिया, इनके कनेक्शन बहुत बड़े हैं और ये कहीं ना कहीं अपने आप को इस सारे में सांचे में डाल के अपने जो गैर कानूनी एसेट्स इन्होंने जमा कर रखे हैं उनको बचाने की कोशिश करते। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? और पुलिस का रोल यहाँ पे क्या बनता है, इंतजामिया का रोल क्या बनता है, एक साफ सुथरे लोगों को सामने लाने के लिए किस तरह का रोल बनता है?
देखिए, इंतखाबात में आपने याद होगा कि जब आप और हम जब बाहर हमने इलेक्शंस कवर किए हैं जम्मू कश्मीर से बाहर भी स्टेट्स में यूटीज़ में, तो हमने अमूमन देखा कि इंतखाबी माहौल में ऐसे अफराद की फ़हरिस्त लंबी होती है जिनका किसी न किसी जगह पे FIR या उनके ख़िलाफ़ कोई पुलिस जो है तहकीकात कर रही हो। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त, चूँकि ये जो सारे मामला हैं इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा के पास जाते हैं, फॉर्म रद्द होने की वजूहात और फॉर्म वापस लेने की स्क्रूटनिंग के बाद जिस तरह से फॉर्म को हासिल किया जाता है, ये उसी वक्त फाइनलाइज किया जाता है। लेकिन एक अहम सवाल यह है कि जिन अफराद को NIA ने तलब किया, जिन अफराद को कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने अपनी गिरफ्त में लिया, उन्होंने भी फॉर्म दाखिल किए थे, उस बारे में चुनावी कमीशन क्या कहता है? आपको याद होगा कि बहुत पहले जब भीम सिंह की एक पार्टी से एक लीडर बांडीपोरा से चुनावी दंगल में थे तो उनके खिलाफ काफ़ी केसेस और इल्ज़ामात थे, लेकिन उसके बाद प्रोसीजर ये था कि अगर वो अवाम के वोट से सीट हासिल करते हैं, कामयाब होते हैं, तो उन्हें बेल आउट किया जा सकता है जेलों से। लेकिन अब जिन लोगों के खिलाफ NIA ने तहकीकाती मोर्चा संभाला है, उनके खिलाफ तहकीकात की जाएगी, उसमें उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा ये अभी हमें किसी ने बताया नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मतलूब हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। जहां तक ड्रग पेलर्स की बात करें, जहां पर माफिया उन लोगों के साथ मिला हुआ है जो समाज में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करते हैं, उनके खिलाफ क्या दायरा होगा? मुझे लगता है कि नताइज आने के बाद वो जो केस है वो उसका इंडिविजुअल है, और ये जो फाइट लड़ रहा है ये इसका जॉइंट फाइट है, तंजीम से है, इंडिपेंडेंट है। उसके बाद अगर जीतता है तो शायद इन्वेस्टिगेशन तब भी खत्म नहीं होगी, अगर हारता है तो शायद पुरानी कब्रों से मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। पुरानी कब्रों से मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। नॉर्थ कश्मीर से हमें तजम्मुल खबरें आ रही है लगातार, वहां पे जो चरस स्मगलर्स हैं, चरस का धंधा करने वाले हैं, वो बहुत एक लंबी लाइन है उनकी इन इंतखाबात में। आवाम को भी चाहिए कि वो ऐसे लोगों को इस वक्त अपने इससे दूर रखें, क्योंकि अच्छे समाज में अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, बुरे लोगों को सामने लाएं। लेकिन तजम्मुल, एक सवाल और हमारे पास है, वो सवाल है, हम महबूबा मुफ्ती को लगातार सुन रहे हैं, उनके ट्वीट बयान, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की खामोशी समझ नहीं आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सक्लूसिव मेन स्ट्रीम पार्टी है जिन्होंने चुनावी माहौल में ज़्यादा देर तक कामयाबियां हासिल की है। पहली बार ऐसा हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आगे कुआं पीछे खाई के मिसदाक उन्हें वोट हासिल करना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने, चाहे वो बाई इलेक्शंस में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उम्मीदवार थे या DDCs के डायरेक्ट चुनावी उम्मीदवार पीपल्स अलायंस की तरफ से हैं, लेकिन साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्टार कैंपेनर हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा कमाल और बाकी लीडरान जो हैं, उन्होंने चुप्पी साधी। उन्होंने किसी भी उम्मीदवार को बराह रास्त उनकी कंस्टिट्यूएंसी में जाकर हौसला अफजाई तक नहीं की, बल्कि सारा मामला जो है B, C और D ग्रेड के जो लीडरशिप वहां पे मौजूद है उन्हीं के सुपुर्द की है, जिसकी मिसाल बांडीपोरा और टंगमर्ग में है, सोपोर और कुपवाड़ा में मिलती है, जो उनके नेक्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक हफ्ता पहले बयान जारी किया कि सीनियर अब्दुल्ला और जूनियर अब्दुल्ला फिलहाल क्वारंटीन में बैठेंगे, और उन्हें कंटैक्ट जो हुआ है वो उसका पॉजिटिव टेस्ट आया, जिसके बाद जो ग्राउंड की सूरत हाल है वो कमजोर थी। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा से मैंने बात की थी कुछ दिन कबल, उन्हें कहा था कि किसी भी पार्टी के जो स्टार कैंपेनर हैं उनकी लिस्ट अगर हम तक आ जाती तो फौरी तौर पर हम उनके लिए ज्यादा ही बेहतर सहूलियात और मुनासिब इंतजाम कर सकते थे। लेकिन महबूबा मुफ्ती और बाकी लीडरान जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, खुर्शीद आलम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर, आज उन्होंने अपना दरबार सजाया त्राल में। जतिंदर सिंह जो कि स्टार कैंपेनर है, उन्होंने अपना दरबार साउथ कश्मीर में सजाया। इसी तरह कुपवाड़ा महबूबा मुफ्ती शायद ताज़ियती जलसे में शिरकत करने के लिए जा रही है। मुझे लगता है कि स्टार कैंपेनर्स ने अब की बार 370-35A के हाशिए में और इसके साये में, मुझे लगता है कि उन्होंने इसका लो प्रोफाइल कैंपेन जो रखा, लेकिन लीडरान को बताया और लीडरान को मैसेज दिया। हालांकि उनके एड कैंपेन भी कम चल रहे हैं, बल्कि नहीं होने के बराबर चल रहे हैं। हालांकि वो चाहते हैं 370 और उसकी सादगी और उसका मलाल जो मेन स्ट्रीम लीडरान को है 35 से हटने का, वो भी अपनी जगह बचा रहे और उम्मीदवारों के हक में भी लोग वोट करें। लेकिन उतना ज्यादा इंथुसियाज्म हमने मेन स्ट्रीम पार्टियों में नहीं देखा, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर्स की तरफ से। आपने स्टार कैंपेनर्स की तजम्मुल बात की, थोड़ा सा हमें ये बताइए। आपने जिस तरह बताया खुर्शीद आलम त्राल में हैं, जितेंद्र सिंह साउथ कश्मीर के अनंतनाग में हैं, शाहनवाज हुसैन कल ही कुपवाड़ा से आए, और ये सारे स्टार कैंपेनर्स क्या ये वोटरान को, आवाम को एतमाद पैदा कर सकते हैं या कर चुके हैं, या कोशिश इनकी कामयाब हो रही है? क्या लगता है आपको?
देखिए, इन मरकजी लीडरान ने अगर जम्मू कश्मीर में सरकार टूटने के बाद एक कोशिश की थी प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद होम मिनिस्टर ने कि मरकजी सरकार की तरफ से जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनको जम्मू कश्मीर और कई एक इलाकों में भेजा गया और तरक्याती प्रोजेक्टों को भी उन्होंने वहां पर इनॉग्रेट किया या संग बुनियाद रखा। संग बुनियाद से मतलब यह कि जो प्रोजेक्ट पिछले सरकार ने मुकम्मल किए थे या मुकम्मल करने थे। उसके बाद जब इन स्टार कैंपेन्स की जम्मू कश्मीर आमद हुई, क्या शाहनवाज हुसैन ने इससे कबल जम्मू कश्मीर कदम रखा? क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितना वक्त जम्मू कश्मीर में गुजारा? और उसके बाद नकवी साहब हूं या उसके बाद जनरल सेक्रेटरी साहब हूं, उन्होंने कितना वक्त गुजारा? और लद्दाख कारगिल के जो चुनाव थे हिल डेवलपमेंट काउंसिल के, उन्होंने कितना वक्त गुजारा? उसके बाद आज अचानक जब आप जलवा अफरोज होते हैं, जलवा अफरोज होने का मतलब जब आप इन कंस्टिट्यूंसीज में जाते हैं, उसके बाद डॉग बंगलोज में मीटिंगें करते हैं, न सिर्फ अपने उम्मीदवारों की हौसला अफजाई करते हैं बल्कि उम्मीदवारों के साथ साथ पंच, सरपंच और जो बीजेपी के हामी उम्मीदवार हैं या लोग हैं उनको बताने की हर कोशिश करते हैं कि गुपकार डिक्लेरेशन फॉर पीपल्स अलायंस जो है ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पावर को वापस हासिल करने के लिए पैदा किया है। इसमें कोई सियासी बसारत नहीं है। लेकिन ग्राउंड पे जब आप इन स्टार कैंपेन्स को देखते हैं, एक इम्पैक्ट, एक असर जरूर है, एक इन्फ्लुएंस जरूर है। और इस इन्फ्लुएंस को यूज करने के लिए जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर में बीजेपी खीमाजन हुई तमाम तर क़यादत के साथ। ये देखने वाली बात होगी कि इसका फायदा आम उम्मीदवारों को गुपकार अलायंस फॉर जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ कितना मिल सकता है। तजमुल, आपने इस सब मामला पे नजर रखी। एक और सवाल जहन में आता है, वो यही है कि बीजेपी इल्जामात और जवाबी इल्जामात। बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि गुपकार अलायंस के लोग कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं चाहते, वो इस तरह से बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। और गुपकार अलायंस वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी कश्मीर की डेमोग्राफी, कश्मीर की सिचुएशन, हिंदुत्व, जो कुछ भी उनके मन में आ रहे हैं वो बता रहे। क्या इसका आवाम पे कहीं असर पड़ रहा है? इन सभी जो नारे हैं या दावे हैं, क्या आवाम इसको सीरियसली ले रही है? देखिए, जब आप फर्स्ट फेज में इंतखाबात देखते हैं उसके बाद वोटिंग परसेंटेज देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई है, जिसका गालिबन ये मतलब हुआ कि अगर बीजेपी ने अपना कैंपेन चलाया और गुपकार अलायंस के खिलाफ चलाया, बहुत कुछ बोला, असासों के बारे में बोला, रोशनी एक्ट के बारे में बोला, बैंकों में नौकरी के बारे में बोला, करप्शन के बारे में बोला, नाजायज़ तामीरात खड़ा करने का भी आरोप लगाया। लेकिन उसके बाद जब आप ग्राउंड लेवल पर जाते हैं तो हमने देखा कि कल भी शहर से दूर गांव देहात में डीडीसी चुनावों के लिए बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों की फौज अपनी गाड़ियों, काफिलों के हमरा, अपने झुंड के साथ काफ़ी गली कोचों में अपना कैंपेन चला रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर जब हमने आम आदमी से जाननी चाहिए, उनकी राय जाननी चाहिए, तो बेशतर लोग ये जानते हैं कि गुपकार अलायंस फॉर जो भी मामला जम्मू कश्मीर में हैं, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के जो मामला आसपास हैं, ये पहला इलेक्शन है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ पीडीपी नहीं बोल रहा है। ये पहला इलेक्शन है जब कांग्रेस उम्मीदवार जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद या उनकी बेटी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। यह पहला इलेक्शन है जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। यह एक जाविया है इस पूरी कहानी का। लेकिन दूसरा जाविया यह है कि गुपकार अलायंस के खिलाफ जितना हो सका बीजेपी ने मोर्चा संभाला और जुबान का इस्तेमाल करके लोगों को पूरा यकीन दिलाया कि इन लोगों को पावर हासिल करने के लिए अलायंस है। अगर पावर हासिल करने के लिए नहीं था तो उस वक्त ये कैसे बिखर गए जब 4 अगस्त के बाद किसी एक लीडर ने इज्तिमाई राय दी थी कि सारे लोग जो हैं एक ही प्रोग्राम देंगे। उस वक्त बिखर क्यों गए? उस वक्त पीएम के साथ मीटिंगें क्यों हुई? उसके बाद मामला कैसे चले? ये शक और शुबा जो है गुपकार अलायंस पर बीजेपी लगा रही है। लेकिन गुपकार अलायंस के तर्जमान आला सज्जाद लोन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में काफ़ी पार्टियां वजूद में लाई गई। कुछ पार्टियां इस वक्त जो है लोगों के करीब जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, अपनों की हो या गैरों की हो। लेकिन ये चुनावी माहौल में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खिलाफ ही इस वक्त राय आमा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चुनावी माहौल में ये मामला चलते रहेंगे और बड़ी बात यह होगी जब इंतखाबात मुकम्मल होंगे, देखना होगा कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के हक में क्या कुछ हुआ। तजम्मुल, वक्त की कमी चलते चलते मुझे ये बताइए, मौसम कश्मीर का मिजाज का, कश्मीर के मौसम का मिजाज आप जानते हैं, कभी धूप कभी छाऊं। इस सियासत में आपको क्या लगता है मिजाज किस तरह लोगों का है? देखिए, धूप छाँव के माहौल में ही जो सूरज है फिलहाल बादलों की ओर में है और पहले मरहले में थोड़ा बाहर आया था, दोपहर के बाद सूरत हाल तब्दील हुई। लेकिन उसके बाद एक माहौल, एक कंसेंसस बनाने की कोशिश, डेमोक्रेसी की वापसी की कोशिशें की जा रही है, वो माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आम आदमी जो है वो जम्मू कश्मीर में
1-1.5 साल से बेरोजगार है, बेकार है, परेशानियों में है, सियासी इस्तेकाम के आस पास में गिरा हुआ है और मामलात काफ़ी हैं और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन उरूज पर हैं। गुर्बत, सख्ती, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है। आम आदमी की सोच है कि इन शदीद सर्दियों और बर्फबारी के बीचों बीच में अब मरकज़ जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के उस तबके के बारे में सोचें जो तबका सियासत से बईद है, सियासत से दूर है, लेकिन सियासत में उन्हें सब कुछ पता है और वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगली सुबह जो होगी वो किस तरह से निकलेगी। चलिए अगली सुबह का इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजुमुल। मेरे साथी सईद तजुमुल पूरी नजर रखे हुए थे और बिल्कुल अपने नाज़रीन तक हम बताते चलें कि सियासी खुमार या सियासी बुखार, और इसी सियासी खुमार और बुखार के बीच में दूसरा पड़ा अभी इंतखाबात का, डीडीसी इंतखाबात का। लेकिन आपसे अपील, आपसे उम्मीद कि आप सही उम्मीदवार को ही अपना चुनाव, अपना हक रायदही का, उसके हक में हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर कोई इन दिनों जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जो हम बाहर सुन रहे हैं और बहुत कुछ हमें मालूम है, उस तरह के लोग भी, उस तरह के उम्मीदवार भी मैदान में हैं जिनके बारे में लोगों की क्या, समाज के हर तबके की राय यही है कि ये लोग समाज के लिए नासूर है। ख़ास तौर पे जो नारकोटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो चरस, ब्राउन शुगर, हीरोइन वगैरह का धंधा करते हैं, लेकिन अब इन इंतखाबात की आड़ में अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को आप इन इंतखाबात से दूर रखिएगा। हो सकता है आप उनके इंतखाबी पर मुहिम को रोक ना सकें, लेकिन कल आप जब वोट डालेंगे तब उनको आप कोरा जवाब या करारा जवाब भी दे सकते हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट से दीजिए इजाजत। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने मेरे साथ ताउन किया आबिद कादिर ने, शाहिद